नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश। उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता केस को लेकर कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि अंकिता के नाम पर भी कांग्रेस ने राजनीति की। उन्होंने कहा हमारी सरकार ने इस केस में तत्काल कार्रवाई कर दोषियों को सजा दिलाई और हाल ही आए भ्रामक ऑडियो के आधार पर अंकिता के माता पिता के मुलाकात उन्होंने की और उनकी मांग पर सीबीआई जांच कराने का निर्णय लिया। हमारी सरकार बहन अंकिता के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। आपको बता दें कि सीएम धामी बुधवार को उत्तरकाशी पहुंचे थे, जहां उन्होंने ऐतिहासिक बड़ा हाट का थोलू माघ मेले का शुभारंभ भी किया है। कुछ लोग हमारी पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के नाम पर भी राजनीति करने से नहीं चूक रहे, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इस मामले में त्वरित और कठोर कार्रवाई करते हुए दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाने का कार्य किया। और हाल ही में कुछ भ्रामक ऑडियो आने के बाद मैंने स्वयं अंकिता के माता पिता से भेंट की और उनके कहने पर इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराने का निर्णय ले लिया। भारत सरकार को हमने इसकी प्रस्तुति दी। मैं और मेरी सरकार शुरू से ही बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहे और आगे भी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। लखनऊ में बुधवार शाम को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरायणी कैथिक का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि दुधोतिया एक लोक पर्व नहीं बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति का प्रतिबिंब है। सीएम ने कहा कि ये पर्व हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। लेकिन लखनऊ में उत्तरायणी कैथिक 15 दिनों तक चलने वाला है। उत्तरायणी दुधोतिया हमारे उत्तराखंड का एक मात्र लोक पर्व नहीं बल्कि ये उत्तराखंड की संस्कृति का प्रतिबिंब है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमारी संस्कृति, हमारी लोक परंपराएं उन सभी को मजबूती प्रदान करता है, एक दूसरे से मिलने मेल मिलाप का अवसर प्रदान करता है। आज इस उत्तरायणी मेले में आप सभी के बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही परिवार में आया हूँ। कहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वैसे भी मेरा एक ऐसा स्थान है जहाँ मुझे रहने का सौभाग्य मिला है। पिथौरागढ़ के बैरीनाग में एक कार खाई में जा गिरी। हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। यह हादसा राम मंदिर के पास हुआ। फिलहाल हादसे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। पिथौरागढ़ के थरकोट रोड में डंपर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक सुबह बाइक से मुख्यालय जा रहा था। इसी दौरान थरकोट के पास डंपर की चपेट में आ गया। युवक विकास की मौके पर ही मौत हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पिथौरागढ़ शहर में बीते 2 महीनों में सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। भाई मेरा अरुणाचल है, मिजोरम है, मिजोरम। ऐसी दुखद घटना हमारे लिए बीती है, ईश्वर ने बताया है, क्या करें। विकासनगर के लांघा रोड पर जयवीर गोगा माड़ी के पास भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार बोलेरो का कहर देखने को मिला। बेकाबू बोलेरो की चपेट में 2 बाइक सवार और एक स्कूटी आई। हादसे में बाइक सवार लोगों को गंभीर चोटें लगी, जिन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया। वहीं चश्मदीदों ने बताया कि गाड़ी तेज रफ्तार में थी। रुड़की में 2 अस्पताल के कर्मचारी आपस में भिड़ गए और दोनों ओर से जमकर लात घूंसे चले, लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि मरीज को अपने अस्पताल में एडमिट कराने को लेकर दोनों ने अस्पताल के कर्मचारी आपस में भिड़ गए और मारपीट करने लगे। पुलिस अब कार्रवाई की बात कर रही है। तहरीर प्राप्त हुई है, जो इसमें गलत होगा, जो लीगल कार्रवाई बनेगी, हम इमीडिएट आज उसमें हम लीगल कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे। तो हॉस्पिटलों को लेकर के भी जब ऐसे झगड़े आने लगे, उनके स्टाफ आपस में ऐसे हाथापाई पे उतरेंगे तो एक गलत मैसेज जाएगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी बुधवार को जेल से बाहर आ गई। गिरफ्तारी के 6 दिन बाद ज्योति अधिकारी जेल से बाहर आई। मंगलवार को हल्द्वानी एसीजी कोर्ट ने ज्योति को जमानत दी थी। बुधवार को औपचारिकताएं पूरी होने पर ज्योति जेल से बाहर आई। ज्योति अधिकारी ने पर देवी देवताओं के अपमान के साथ खुलेआम दराती लहराने का आरोप भी लगा था।
वहीं जेल से बाहर आने के बाद ज्योति ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। इसके बावजूद अगर किसी को ठेस पहुंची है तो वो उसके लिए माफी मांगती हैं। दगड़ियों, साफ सीधी सी बात कहूं, मुझे नहीं पता था कि मेरे शब्दों को इस तरह से तोड़ मोड़ के आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ, मेरे शब्द गलत थे, आप लोगों को बुरा लगा है, तो मुझे माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। 3 मौतें, एक बंद कमरा और ढेर सारे सवाल। चक्राता के त्यूणी इलाके में 3 राजमिस्त्रियों की रहस्यमयी मौत ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। इससे पहले हादसा बताया गया, लेकिन शवों के मिले चोट के निशान और परिजन के आरोप पर कहानी को संदिग्ध बना दिया गया। एसआईटी जांच शुरू हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में आपको विस्तार से दिखाते हैं। नम आंखों वाली ये 3 महिलाएं, गोद में मासूम बच्चे, जिन्हें ये भी नहीं पता कि वो यहाँ क्यों लाए गए हैं। पास में बैठी एक बूढ़ी माँ और पिता, जिनकी आंखों में अपनों को खो देने का दर्द है और इंसाफ की उम्मीद भी। 6 दिसंबर की रात चक्राता के त्यूणी इलाके के भूट गांव में एक बंद स्कूल की बिल्डिंग में 3 युवक प्रकाश, संजय और संदीप सो रहे थे। लेकिन सुबह जब दरवाजा खुला तो तीनों की लाशें उसी कमरे में पड़ी थी। प्रथम दृष्टया मौत की वजह एलपीजी गैस रिसाव से दम घुटना बताई गई, लेकिन परिजनों ने मौके पर जो देखा उसने इस थ्योरी पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि शवों पर चोट के निशान थे, हाथ टूटा हुआ था, शरीर पर जख्म थे। बॉडी की हालत थे जो डॉक्टरों ने भी नहीं लिखा है। बाजू टूटा हुआ, सिर फटा हुआ 2 जगह से, फ्रंट से भी और पीछे से भी बाजू भी टूटा हुआ था, जो कम से कम 20 लोगों ने देखा। आपको लगता है कहीं ना कहीं हत्या था? हत्या, प्रॉपर हत्या है जी। आज भी उस कमरे के अंदर ब्लड ही ब्लड है, पर प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। 1 महीना पूरा हो गया है। मौत से कुछ घंटे पहले तीनों में से एक युवक ने मकान मालिक को फोन करके बताया था कि हमें कोई डरा रहा है, आप जल्दी आ जाइए। लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से मकान मालिक मौके पर नहीं पहुंच पाया। ये इलाका लंबे समय तक राजस्व पुलिस के अधिकार क्षेत्र में रहा, जिसके चलते जांच में समय लगा। परिजनों की शिकायत पर 20 दिसंबर को मामला रेगुलर पुलिस में दर्ज हुआ। अब बढ़ते दबाव और गंभीर आरोपों के बाद पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है। इस मामले को की पूरी तह तक जाएं और इनमें जो भी इसमें तथ्य आए उस पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाए, ये एसआईटी को ये निर्देशित किया गया है। और इसमें जो परिजन हैं उनके भी बयान लिए गए हैं। जांच के दौरान घटना स्थल पर बिस्तर में खून के निशान मिलने की बात भी सामने आई है, जो हादसे की कहानी को और संदिग्ध बनाती है। परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि मौत कैसे हुई, सवाल ये है कि अगर शरीर पर चोट के निशान थे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जिक्र क्यों नहीं है। वहीं अब उम्मीद सिर्फ एसआईटी जांच से है। न्यूज 18 के लिए विकास नगर से कुलदीप चौहान के साथ देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। चमोली के गोविंद घाट रेंज के जंगलों में कई दिनों से भीषण आग लगी है, जो लगातार बढ़ रही है और इस आग में जलकर लाखों की वन संपदा राख हो गई। वहीं वन विभाग जंगलों में लगी आग पर काबू पाने में असफल रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने सेना से मदद मांगी थी, जिसके बाद सेना का एक हेलीकॉप्टर जंगलों में लगी आग की रेकी कर रहा है और आग बुझाने की कोशिश भी कर रहा है। आग बुझाने के लिए भारतीय वायु सेवा और भारतीय सेना की मदद जो है वो भी ली जा रही है। 9 जनवरी से गोविंद घाट रेंज में पहाड़ों पर आग लगी हुई है, आग नियंत्रित नहीं हो पा रही है। प्रशासन ने उत्तराखंड से सेना की मदद मांगी थी, जिसके बाद सेना ने एक बार फिर से मदद का हाथ बढ़ाया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उत्तराखंड में चल रहे होम स्टेज, होटल्स और रिजॉर्ट्स एक ऐसे पारदर्शी सिस्टम के तहत आएंगे जिसमें वहां रुकने वाले हर गेस्ट की ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध होगी। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। दो 2022 में अंकिता भंडारी का मुद्दा सामने आने के बाद अलग अलग जिले की प्रशासनिक इकाइयों ने होटल और रिजॉर्ट में ताबड़तोड़ छापे मारे।
कई जगह गड़बड़ियां भी मिली, कुछ के चालान कटे तो कुछ पर जुर्माना लगा और कुछ एक सील भी हुए। इस बीच सैकड़ों नए रिजॉर्ट्स, होम स्टे शहर से दूर ग्रामीण इलाकों में भी चल रहे हैं। इस तरह की लोकेशंस में होने वाली पार्टीज को लेकर कई बार शिकायतें आई हैं। होटल इंडस्ट्रीज से जुड़े लोग कहते हैं कि ज्यादातर गड़बड़ियां ऐसी प्रॉपर्टीज में हो रही हैं जो आधी अधूरी फॉर्मेलिटीज के साथ चल रहे हैं। जी, यहाँ पर जो है होम स्टे बहुत सारे संचालित हो रहे हैं और इसमें कभी भी मैंने देखा कि कोई पुलिस जांच नहीं होती है, ना पुलिस गश्त करती है। जी, इस घर में आप रह रहे हैं, होम, वर्ड होम का मतलब यही होता है जहां आप रह रहे हैं, उसमें आपके पास 2 कमरे फालतू हैं, आपने उनको एक आय का स्रोत बना लिया उन कमरों को, दैट इज होम स्टे। ये नहीं होता। अब यहां ये हो रहा है कि एक बिल्डिंग 4 कमरे 5 कमरे की किसी ने खरीदी, उसको थोड़ा बहुत ठीक किया और उसको एज ए होम स्टे की डेफिनेशन में डाल दिया। वो कायदे से होम स्टे नहीं है, वो होटल की श्रेणी में आ जाता है। फिर वहीं पर्यटन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि होम स्टे रिजॉर्ट के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है, जिसको कैबिनेट अप्रूवल का इंतजार है। इसके तहत अब होम स्टे और रिजॉर्ट और रूम रेंट पर देने वालों के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं ताकि उनकी मॉनिटरिंग में पारदर्शिता रहे। जो रिजॉर्ट्स हैं, ट्रैवल ट्रेड एक्ट में जो है रजिस्ट्रेशन होता है और होम स्टे के भी रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ जो है होम स्टे नियमावली के अंतर्गत होता है। इसके लिए जो है जिला पर्यटन अधिकारी जिले में जो है प्राधिकृत है और संबंधित जो हमारे जिला अधिकारी गण के मार्गदर्शन पे वो लोग भी काम करते हैं। उत्तराखंड की शांत वादियां कहीं लोगों की ऐशगाह न बन जाए, इसके लिए रिजॉर्ट, होटल और होम स्टे में चल रही अवैध गतिविधियों पर सख्ती की तैयारी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर देर शाम को बद्रीनाथ धाम के खजांची में बड़ी संख्या में जहां भगवान कुबेर की विशेष पूजा अर्चना होती है। इस अवसर पर भगवान कुबेर के अवतरित वश्वा दूध जो है दही जल से स्नान करते हैं। साथ ही मकर संक्रांति के बाद वसंत पंचमी, बैसाखी और पांडुकेश्वर में भगवान कुबेर गाड़ू लेते हैं और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दौरान गांव के लोग अपनी खुशहाली समृद्धि की प्रार्थना भगवान कुबेर से करते हैं। मकर संक्रांति भले ही पूरे देश में मनाई जाती हो, लेकिन कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में इसे खास और कुछ अलग अंदाज में मनाया जाता है। घुघती का ये पर्व जहां सदियों से कुमाऊं के लोगों की आस्था और परंपरा से जुड़ा है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मकर संक्रांति के साथ ही हिंदुओं के पवित्र महीने की शुरुआत भी हो जाती है, लेकिन इस मौके को कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में कुछ अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। संक्रांति के पहले दिन यहां हर घर में आटे, दूध और गुड़ को मिलाकर घुघुती तैयार की जाती है। घुघुती चिड़िया, मछली और डमरू के आकार की बनती हैं। पहाड़ों में मकर संक्रांति के बाद ठंड भी धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे में ये पर्व बसंत ऋतु के आगाज का स्वागत भी है। ऋतु परिवर्तन का भी एक सूचक माना गया है। इसको हमारे देवी देवताओं से माना गया, देवी देवताओं का भी वही इनसे हवन, यज्ञ, देवी देवताओं की पूजा करना आदि इससे प्रचलित होता है। कुमाऊं में घुघुतिया पर्व का आगाज 12वीं सदी में हुआ था। तब से ये पर्व बदस्तूर जारी है। इस पर्व में बच्चे अहम भूमिका अदा करते हैं। मकर संक्रांति की सुबह घुघुती और फलों से बनी माला जहां हर बच्चे के गले में नजर आती है, वहीं पकवानों को छत में रखकर कौवों का आवाहन किया जाता है। इस त्योहार के पहले दिन हम बड़े, घुघुते, खजूर, सेल आदि चीज़ें बनाते हैं और इसके दूसरे दिन सुबह हम बाहर जाके कौवों को बुलाते हैं। लेकिन आजकल जैसे कि हम जानते हैं कि कौवे की मात्रा बहुत कम हो गई है और जो पक्षी है उनको बुलाते हैं। कुमाऊं के पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर में मकर संक्रांति के दिन ही घुघुतिया पर्व मनाया जाता है, जबकि नैनीताल और अल्मोड़ा में ये पर्व मकर संक्रांति के अगले दिन मनाया जाता है। अन्य पर्वों की तर्ज पर इस पर्व को आगे बढ़ाने में महिलाओं का खास रोल रहा है। बस अंतर इतना है कि इसमें बच्चों की भी अहम भूमिका नजर आती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पहाड़ की संस्कृति की धूम देखने को मिली। उत्तरायणी के मौके पर पर्वतीय उत्थान मंच से लेकर पूरे शहर में पहाड़ की संस्कृति को प्रदर्शित करती झांकियां निकली,
जिन्हें देखने के लिए हजारों लोग सड़कों पर आए। इस दौरान झांकियों के माध्यम से पर्यावरण की भी चिंता देखने को मिली। बागेश्वर में मकर संक्रांति पर कुली बेगार आंदोलन की याद में इस बार भी सरयू बगड़ में राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों के पंडाल लगे। बीजेपी, कांग्रेस और यूकेडी समेत संघर्ष वाहिनी ने भी अपना पंडाल लगाकर सभा आयोजित की। आपको बता दें कि बागेश्वर में गोमती और सरयू संगम में हर साल उत्तरायणी मेला लगता है और इस मेले में राजनीतिक पंडाल भी लगते हैं और पंडालों के जरिए नेता अपनी बात जनता तक पहुंचाते हैं। अल्मोड़ा में मकर संक्रांति के दिन 21 बच्चों का उपनयन संस्कार किया गया। गायत्री परिवार ने एक साथ सामूहिक रूप से उपनयन संस्कार करवाया। वहीं बच्चों का उपनयन संस्कार कराना काफी खुश नजर आए वो लोग तमाम। गायत्री परिवार हर साल बच्चों को सामूहिक उपनयन कराता है। चमोली में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आदि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए विधि विधान के साथ खोल दिए गए। कपाट खोलने की प्रक्रिया ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हुई, जिसके बाद सुबह 5:30 बजे मुख्य पुजारी के मंत्रोच्चारण और वैदिक ऋषाओं के बीच द्वार खोल दिए गए। इस पावन अवसर पर भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान आदि बद्रीनाथ के भव्य श्रृंगार दर्शन किए और पवित्र स्नान के बाद पूजा अर्चना कर लाभ कमाया। धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग के बीच मंगलवार को एक वीडियो इस मांग को और तेज कर रहा है। वीडियो में 2 युवक अरब शेख की पोशाक में हर की पैड़ी पर घूमते नजर आए। रिपोर्ट आपको दिखे। हाल ही में तीर्थ पुरोहितों ने कुंभ मेला क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग उठाई थी। इस पर देश भर में चर्चा हुई, लेकिन मंगलवार को हर की पैड़ी से सामने आए एक वीडियो ने सबको चौंका दिया। वीडियो में 2 युवक अरब के शेखों जैसी पोशाक पहनकर घाटों पर टहलते दिखे। इसके बाद लोग अंग्रेजों के जमाने के 1916 के नगर पालिका कानून को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसके मुताबिक हर की पैड़ी क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। जो ऐसे तत्व हैं हमारी धार्मिक भावनाओं को, आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं, हमारा करबद्ध निवेदन है कि ऐसे तत्वों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए, ताकि दोबारा भविष्य में हमारी तीर्थ के साथ, हमारी मर्यादाओं के साथ इस प्रकार का भेदभाव या छेड़खानी ना किया जाए। गैर हिंदुओं को प्रतिबंधित करने की मांग करने वाले तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि ये घटना वाकई चौंकाने वाली है। दोनों युवक शेख की पोशाक पहनकर हर की पैड़ी तक पहुंच गए और किसी ने नोटिस नहीं किया। उनका कहना है कि सिर्फ गंगा सभा ही नहीं, बल्कि स्थानीय व्यापारी, होटल संचालक और घाटों पर काम करने वाले लोगों को भी सजग रहना होगा। हरिद्वार का व्यापारी, हरिद्वार का पुरोहित, हरिद्वार के होटल लोग, होटल व्यवसाय करने वाले लोग, कर्मचारी लोग, भिक्षावृत्ति करने वाले लोग, इन सबको अपनी प्रवृत्ति बदलनी पड़ेगी और हर व्यक्ति पर ध्यान रखना पड़ेगा। केवल धनार्जन के माध्यम से अगर वो लोग यहाँ धनार्जन के उद्देश्य से करेंगे तो कुछ ना कुछ घटनाक्रम जरूर घट जाए, इसलिए सभी की जिम्मेदारी है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर 2 युवकों की शरारत से एक बात तो उजागर हुई है कि हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित किए जाने की मांग व्यवहारिक रूप से बहुत जटिल है। ब्रिटिश कालीन जिस कानून का हवाला देकर गंगा सभा की ओर से ये मांग की जा रही है, सरकार और प्रशासन को उसे दोबारा से लागू करने के लिए खासी मशक्कत करनी होगी। न्यूज़ 18 पुलकेश शुक्ला, हरिद्वार। देहरादून में तकनीक और ऊर्जा का बचत अनोखा मॉडल सामने आया, जहां आइस रिंक से निकलने वाली गर्मी सर्दियों में स्विमिंग पूल को गर्म कर रही है। ये प्लांट न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि बिजली का बिल भी शून्य कर चुका है। ये है देहरादून का हाईटेक आइस रिंक, जो इसकी छत पर लगे 1 मेगावाट के सोलर प्लांट से चल रहा है।
जहां पहले बर्फ जमाने के लिए कंप्रेसर लगातार चिलिंग करता है, इस प्रक्रिया में बाहर निकलने वाली गर्म हवा को पहले बेकार समझा जाता था, लेकिन अब इसी रिजेक्टेड हीट को एक मेगावाट प्लांट के जरिए ऊर्जा में बदला जा रहा है। कंप्रेसर से निकलने वाली ये गर्मी अब सीधे स्विमिंग पूल के सिस्टम से जोड़ी गई है, जिससे सर्दियों में भी पूल का तापमान 25 डिग्री तक बनाए रखा जा रहा है। सर्दियों में अगर इसका हम टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर 25 डिग्री तक लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने देखा हमारे पास 3 हीट एक्सचेंज है, एक अमोनिया का है, एक ग्लाइकोल अमोनिया मिक्स है, एक पानी का है। तो उस 3rd हीट एक्सचेंज से हम लोगों ने इसको स्विमिंग पूल को कनेक्ट किया है, जिससे कि हम उस हीट एक्सचेंज की हीट एनर्जी से स्विमिंग पूल को गर्म कर लेते हैं, जिससे कि हमें सर्दियों में भी यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर मिल जाता है। स्विमिंग पूल के ऊपर लगाए गए 7 हाई कैपेसिटी हवा यूनिट्स आइस रिग से मिलने वाली इसी एनर्जी से चलते हैं। इनके जरिए न सिर्फ पानी बल्कि पूरे स्विमिंग पूल एरिया का टेम्परेचर कंट्रोल किया जा रहा है। पहले सर्दियों में पानी गर्म रखने के लिए हर महीने करीब 10 लाख रुपए का बिजली का बिल आता था, लेकिन इस इंटीग्रेटेड सिस्टम के बाद अब ये खर्च पूरी तरह से शून्य हो चुका है। इससे खिलाड़ियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूल में हीटिंग करने के लिए बिजली का बड़ा खर्चा भी बच जाता है, जिससे उनको भी लाभ होगा। 12 महीने खुला रहता है और अब देहरादून में भी नया स्विमिंग पूल बना है जो पूरे वर्ष खुला रहेगा और इसमें काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ भी किया गया है, जिससे कि बिजली का प्रयोग ना के बराबर होगा और जो खिलाड़ी हैं उन्हें कम से कम फीस देकर भी एनरोलमेंट हो जाएगा। आइस रिग की रिजेक्टेड हीट का दोबारा इस्तेमाल कर स्विमिंग पूल को गर्म करना दुनिया के चुनिंदा गिने चुने प्रोजेक्ट्स में शामिल है। देहरादून का ये मॉडल ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। कम खर्च, शून्य बिजली बिल और ग्रीन एनर्जी का यह प्रयोग आने वाले समय में एक मिसाल बन सकता है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18, देहरादून। देहरादून में जगह जगह सड़क पर खुदाई का मुद्दा गर्म हो चुका है, जहां आम जनता के साथ साथ अब बीजेपी विधायकों को भी ये लगने लगा है कि सड़क का मुद्दा मुसीबत बन सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कैंट, राजपुर और धर्मपुर, सबसे पहले तो इन 3 विधानसभा की तस्वीर देखिए। दून की सड़कों पर चलना इन दिनों दूभर हो गया है। लोग इस कदर परेशान हैं कि समझ नहीं पा रहे कि सारे शहर की सड़कों को एक साथ खोदने का औचित्य क्या है। धर्मपुर विधानसभा में कुछ लोग तो 2 दिन पहले सड़क खुदाई से इतने परेशान थे कि पानी की टंकी पर ही चढ़कर प्रोटेस्ट करने लगे। यहीं की रोड नहीं है।